गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। बच्चों, इस बार सीबीएसई ने केस स्टडी के क्वेश्चंस पेपर में डाले हैं। और केस स्टडी क्या है कि एक पैराग्राफ या कोई पिक्चर या कुछ भी आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर बेस्ड आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको एमसीक्यूज बोलते हैं। उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे एक एक नंबर के। मतलब आपका जो एक क्वेश्चन बैठेगा वो 4 मार्क्स का बैठेगा। बच्चों, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मतलब टोटल 16 मार्क्स का पोर्शन आपका केस स्टडी का रहेगा, है ना। तो टोटल 16 मार्क्स का पोर्शन आपका केस स्टडी का रहेगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केस स्टडी के, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ कि अभी जब हमारे यहाँ एग्जाम हुए तो मैंने देखा कि बच्चों को पता ही नहीं है कि केस स्टडी होती क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है और मुझे लगता है कि ये सेटअप आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में देखा होगा। बच्चों, इस सेटअप के ऊपर बेस्ड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और हमें एक एक करके पांचों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ऊपर आप देखो लिखा हुआ है, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। बच्चे, सेटअप को समझते हैं। देखो, इसमें हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब गिवन है और टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेनुअल्स को डाल दिया है, राइट। जिंक ग्रेनुअल्स के बाद बच्चों हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है और जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई है। बच्चों, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है कि एक बर्निंग मैच स्टिक को लेकर के जाओ वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो वहाँ पे वो पॉप साउंड के साथ जलती है ना। तो हमने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब का यूज़ किया और डिलीवरी ट्यूब का यूज़ करके हम इस हाइड्रोजन गैस को लेके गए एक सोप सॉल्यूशन में। और जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर आई बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बर्निंग मैच स्टिक को लेकर के आए और जिससे यहाँ पर पॉप साउंड जनरेट हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल एक पिक्चर दी हुई है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, इसके ऊपर बेस क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, एसिड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल ऑक्साइड। बच्चों, इस डायग्राम को देख करके पता चल रहा है कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई है, तो इसका मतलब मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन दिखाई गई है। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, एसिड ठीक होगा, राइट। बच्चों, सेकंड है, विच गैस इज लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट इज अ हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो बच्चों, इस प्रोसेस में कौन सी गैस जनरेट हुई है ये भी आपको डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल्स बने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा हाइड्रोजन गैस, राइट। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। देखो, 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। बच्चों, एक एक करके देखो। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। बच्चों, यहाँ पर देखो, जब हम देखते हैं इसके रिएक्टेंट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर Zn एक एटम है और उधर Zn का एक एटम है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में। तो दोनों तरफ Zn के एक एक एटम है, सेटिस्फाइड है। लेफ्ट साइड में H2 है, राइट साइड में भी H2 है, ये भी सेटिस्फाइड है। लेफ्ट साइड में SO4 है, राइट साइड में SO4 है, सो ये भी सेटिस्फाइड है। और हमें पता है कि जो एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसीलिए हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो जाएगा, राइट। इसके बाद है बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ NaOH इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। देखो, हमें पता है कि NaOH क्या है, एक बेस होता है और जब बेस को तुम डालोगे Zn के साथ, सो Zn प्लस NaOH मीन्स मेटल प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, NaOH प्लस Zn गिव राइज टू Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 क्या होता है, ये हमारा होता है सोडियम जिंकेट एंड H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। सो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है, इट विल प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ठीक होगा। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व। तो आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक किया गया है, एक बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास ला करके। तो चेक करते हैं। फर्स्ट है, ब्रिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंट नियर टेस्ट ट्यूब, इट विल रीइग्नाइट। ये ऑक्सीजन का टेस्ट होता है। ब्रिंग मॉइस्ट लिटमस पेपर इन प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब ऑफ दिस गैस, इट टर्न्स रेड। ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गैस एसिडिक होती तो ये पार्ट ठीक होता।
Bring a burning splint near the opening of the test tube containing this gas. A popping sound occurs. ये हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होता है, पॉप साउंड से होता है। तो बच्चों ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A student fixes a sheet of white paper on the drawing board. He places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron filings uniformly around the bar magnet. Then he taps the board gently and observes that the iron filings arrange themselves in a particular pattern. बेटा एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक वाइट पेपर लिया और उसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड पे उसको लगाया। उसके बाद वहाँ पे सेंटर पे एक बार मैग्नेट को रखा, चारों तरफ कुछ आयरन फाइलिंग्स को डाला और उसके बाद उस बोर्ड को जेंटली टैप किया तो उसने देखा कि जो हमारे पास में आयरन फाइलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया। बच्चों सबसे पहले तो इस एक्टिविटी का आंसर देखते हैं ज़रा, मतलब पैटर्न देखते हैं कैसा बनता है। तो देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक वाइट पेपर है और इस वाइट पेपर के ऊपर हमने एक मैग्नेट को रख दिया है। बच्चों मैग्नेट क्या है तुम देख सकते हो, इसमें N और S लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा और हम देखें यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो चारों तरफ कुछ लाइंस से बना हुआ है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करें बेटा तो तुम देखोगे कि जहाँ पर पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास हैं और जैसे जैसे हम दूर चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड दूर हटते चला जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ आप ऑब्जर्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है बेटा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट। नाउ क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन अ पैटर्न। देखो ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब होता नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो काम करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर करेगा। ड्यू टू प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा प्रेशर का भी यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी मतलब नहीं हुआ। सो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया, मतलब कि जो मैग्नेट फोर्स लगाती है आयरन फाइलिंग्स के ऊपर विद इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फाइलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट। बच्चा जो आयरन फाइलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन किया और वो अपने आप को अलाइन करती हैं किसके अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग। तो पहले का आंसर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होना चाहिए। देन इट मूव्स फ्रॉम, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, एक बार दोबारा देख लो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। सो इसका जो आंसर होगा बेटा वो फोर्थ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्थ टू साउथ पोल। नाउ व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एट द एंड ऑफ मैग्नेट इंडिकेट। देखो एक बार देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को। यहाँ पर तुम देखो कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, इसको बोलते हैं क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द poles of the magnet. Now the D part is which of the following statements is correct about magnetic field strength. Closer the lines, more will be the strength and farther the lines, lesser will be the field strength. मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट को ही कर देते हैं। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी उतना स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सब जगह सेम होती है, ऐसा भी नहीं है, तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट ठीक करते हैं। नाउ द ई पार्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैग्नेट है, मैग्नेट तो तुम्हें पता ही है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। मूविंग चार्जेस, बेटा जो मूविंग चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, हमें पता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूविंग चार्जेस आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता ही है, चैप्टर का ही नाम है हमारा। एंड द फोर्थ वन इज बैटरी। तो बेटा जो बैटरी है ना वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, ना कि वो सोर्स है किसी मैग्नेटिज्म का। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ वन हो जाएगा। तो मुझे लगता है पांचों पार्ट है, बहुत आसान है, समझ में आ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सर्किट कनेक्ट अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y एंड नोट द अमीटर रीडिंग। X और Y हमने क्या किया, एक नाइक्रोम वायर है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है
और इसकी लेंथ L है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंसर्टिंग अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, एक दूसरा नाइक्रोम का वायर लगा दिया जिसकी थिकनेस सेम है और जिसकी लेंथ डबल है। तो बेटा तुम्हें पता है कि लेंथ डबल होती है तो लेंथ के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है रेजिस्टेंस। सो अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, राइट। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द एमीटर रीडिंग। एक बात ध्यान रख लो कि अगर तुम रेजिस्टेंस को जितने टाइम्स बढ़ाओगे ना, करंट उतने ही टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस को मान लो डबल कर लोगे तो करंट 1/2 रह जाएगा। अगर तुम रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दोगे तो करंट 1/3 हो जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम रेजिस्टेंस को 1/2 कर देते हो ना तो करंट डबल हो जाता है, राइट। मतलब जितने टाइम्स तुम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उतने ही टाइम करंट डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही तुमने लेंथ को डबल किया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने की वजह से रेजिस्टेंस डबल हो गया। और अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो मैंने क्या बताया, करंट उतने ही टाइम कम हो जाएगी, मतलब करंट 1/2 रह जाएगी। सो इसका आंसर क्या होगा, एमीटर रीडिंग विल बिकम हाफ, क्योंकि एमीटर क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है। सो करंट यहाँ पे हाफ रह जाएगा, राइट। नाउ सेकंड वन देखते हैं। State the changes that are observed in the emitter reading if we double the cross sectional area without changing the length in the above experiment। अगर मैं इस बार ऐसा वायर लगा दूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो। बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेंथ होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। सो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस रह जाएगा हाफ। और अगर रेजिस्टेंस रह गया 1/2 तो करंट कितने टाइम्स हो जाएगी, मैंने अभी बताई थी। अगर रेजिस्टेंस 1/2 हो गया तो करंट हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका बेटा आंसर कौन सा होगा, देखो फर्स्ट है बिकम हाफ, नहीं करंट तो डबल हो रही है। एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस 2 टाइम्स, नहीं इंक्रीज हो रही है। एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस 3/4, ये भी हमारा नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज in a circuit if two resistors of 5 and 10 ohm are connected in series, compare the current passing through the two resistors। यानी कि दो रजिस्टर्स में, ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, तुमसे ये नहीं पूछा गया है कि पूरे सर्किट में करंट में कितना चेंज होगा। तुमसे पूछा गया है 5 ओम और 10 ओम के दो रजिस्टर्स को अगर सीरीज में लगा दें तो उन दोनों रजिस्टर्स में जो करंट है उसको कंपेयर करना है, केवल उन दोनों को, पूरे सर्किट को नहीं सोचना है ना। 5 और 10 ओम के दो रजिस्टर्स लगा दिए तो उन दोनों में कंपेयर करना है। तो पहला है करंट विल रिमेन सेम। देखो जब 5 और 10 ओम के दो रजिस्टर को आप सीरीज में लगाओगे बेटा तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है, मतलब दोनों ही रजिस्टर्स में करंट सेम होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 5 और 10 ओम को सीरीज में लगा दिया तो इसका मतलब सर्किट में करंट कम हो जाएगा। बात सही है, सर्किट में करंट कम हो जाएगा, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ उन दो रजिस्टर्स की कि उन दो रजिस्टर्स में करंट अलग अलग होगा, सेम होगा, ये बताना है बस। तो करंट विल रिमेन सेम, यानी कि दोनों में जो करंट है वो सेम रहेगा क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। नाउ द डी पार्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज, ये तो बहुत सिंपल है, एमीटर होता है। चलो फोर्थ पार्ट ठीक हो गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अच्छा ध्यान करो, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं 1 वोल्ट की डिफाइन क्या होती है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो ए और बी के बीच में तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। देखो वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज फ्लो, है ना। तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट यानी कि ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो मुझे लगता है सिंपल है, पांचों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो इसका सी पार्ट है वो एक अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ई भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दोनों तुम एक बार ध्यान से देख सकते हो, बाकी तो तुम्हारे सिंपल हैं, बहुत आराम समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आंसर एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस। देखो बच्चों इसमें तुम्हें कुछ ग्रुप दिए हुए हैं। ग्रुप 1 है जिसमें XYZ एलिमेंट दे रखे हैं और सबसे ऊपर लिथियम भी लिखा हुआ है, मतलब पहला एलिमेंट लिथियम दिया हुआ है, उसके नीचे 3 एलिमेंट दिए हैं X, Y और Z। सेकंड ग्रुप में कुछ नहीं दिया हुआ, 13 में नहीं दिया हुआ, 14 में सबसे ऊपर कार्बन दिया हुआ है, उसके बाद एलिमेंट P दिया हुआ है, 15 खाली है, 16 में ऊपर ऑक्सीजन दिया हुआ है, फिर 3 खाली हैं, और 17 देखो 17 में फ्लोरीन है और उसके नीचे QRT दिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
बेटा देखो सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल का मतलब हुआ कि इसका फर्स्ट ग्रुप जो है लिथियम वाला वही एक मेटल का है। देखो 14, 16 और 17 ये दोनों कैसे होंगे तुम्हारे, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे तीनों। और जो फर्स्ट है वो तुम्हारा मेटल्स का होगा, क्योंकि फर्स्ट जो होता है ग्रुप वो मेटल्स का होता है, राइट। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? देखो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं किसी ग्रुप में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम से ज़्यादा एक्स की होगी, एक्स से ज़्यादा वाई की होगी और वाई से ज़्यादा जेड की होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? जेड की। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट। नाउ द बी क्वेश्चन इज द फैमिली ऑफ फ्लोरीन एक्स आर वो क्यू आर एंड टी इज नोन एज। बेटा जो फ्लोरीन की फैमिली है 17th ग्रुप, तुम्हें पता होना चाहिए कि 17th ग्रुप जो होता है वो हेलोजन से बिलोंग करता है, फ्लोरीन वाला है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। सो इसका जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, यानी कि हेलोजन्स, राइट। नाउ द सी पार्ट, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द करेक्ट एलिमेंट फॉर ईच ऑफ ग्रुप 2 एंड 15। देखो 2 में कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ, 15 में भी नहीं दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी हमें परेशान करता है। देखो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट होगा बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना। और ग्रुप 15 में जो एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो देखो सबसे पहला देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12, यानी कि 282। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम पॉसिबल है। और ग्रुप 15 में दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 7 होता है। सो आउटर मोस्ट शेल में 5, यानी कि 2 5 है ना, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। देखो मैंने बताया सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सो मैग्नीशियम काम कर रहा है। और 15th में जो एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी काम कर रहा है। सो इसका कौन सा हो गया? फर्स्ट पार्ट इसका ठीक हो गया, राइट। नाउ डी देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट पी प्लेस्ड बिलो कार्बन बी। बेटा देखो जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कन्फिग्रेशन होता है 2 4। तो 2 4 से नीचे वाला जो होगा वो होगा 284, और 284 होता है 14, यानी कि सिलिकॉन। तो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक होगा, मीन्स सिलिकॉन ठीक होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट को देखो एक बार, फर्स्ट ग्रुप को देखो, लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मीन्स 21। उसके नीचे वाले का 281, उसके नीचे वाले का 2881। 14 पे कार्बन है, मीन्स 24, उसके नीचे वाले का 284, उसके नीचे वाले का 2884। 16 पे ऑक्सीजन है 26, और उसके नीचे वाले का होगा 286, उसके नीचे वाले का होगा 2886। तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ शेल, है ना। तो 14 वाले में क्या है? कार्बन के नीचे क्या होगा? 284, मीन्स सिलिकॉन। नाउ ई पार्ट है, कंपेयर एक्स एंड पी विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम्स। देखो एक्स एंड पी को कंपेयर करो। देखो बेटा एक्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है और पी 14th ग्रुप में है। और हमें पता होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है, राइट। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब एक्स का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा और पी का एटॉमिक साइज कम होगा। सो इसका आंसर होगा एक्स इज बिगर इन साइज देन पी, मतलब फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, राइट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाना टेक्स 3 बीकर्स ए बी एंड सी फिल्ड विद एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तीनों में, पहले में ग्लूकोज सॉल्यूशन है, दूसरे में अल्कोहल सॉल्यूशन और तीसरे में डाइल्यूट एचसीएल सॉल्यूशन है। 2 ग्रेफाइट की रॉड सब में लगी हुई हैं, एक एक बीकर है, और ग्रेफाइट की रॉड के बीच में एक बल्ब, एक बैटरी और एक स्विच लगाया हुआ है। सभी में सेम है, बस सॉल्यूशन एक में ग्लूकोज है, एक में अल्कोहल है और एक में डाइल्यूट एचसीएल है। चलो ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब। देखो तुम्हें बहुत सिंपल सा पता है बेटा कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज आयंस नहीं बनाता वाटर के अंदर, और जो अल्कोहल होता है वो भी आयंस नहीं बनाता, और जो HCl यानी कि एसिड होता है वो आयंस बनाता है। तो जो चीज़ वाटर के अंदर जाने में आयंस बनाएगी, मतलब आयंस में स्प्लिट होगी, वो करंट को फ्लो कराएगी। देखो करंट को फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चाहिए होते हैं। तो ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं बनाते आयंस, और HCl यानी कि एसिड बनाता है। तो आंसर क्या होगा? देखो जब आयंस ही नहीं है तो पहले और दूसरे में करंट भी फ्लो नहीं करेगी और तीसरे में करंट फ्लो करेगी। सो ए एंड बी डू नॉट ग्लो बट बल्ब सी ग्लोज, राइट। तो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया, ए और बी ग्लो नहीं करेंगे और बल्ब सी ग्लो करेगा। नाउ जस्टिफाई योर ऑब्जर्वेशंस बाय गिविंग रीजन इन ईच केस। तो मैंने तुम्हें बताया, देखो सिंपल है, मैं तो एक बात बताता हूँ कि जो ग्लूकोज है ना वो सारे के सारे उसमें जो एटम होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हैं।
एल्कोहल में भी सारे एटम कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हैं, और एल्कोहल तो वैसे भी तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में सारे बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं, एक तुम्हारे इससे कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हैं। नाउ द लास्ट वन है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें तुम्हें पता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तुम पानी में डालते हो तो वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, राइट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में दिया हुआ है कि वो डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब तुमने इस HCl को पानी में डाला होगा तो H+ और Cl- आयन यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज पानी में ऐड होने पर डिसोसिएट नहीं होता, मीन्स आयंस में स्प्लिट नहीं होता। एल्कोहल भी स्प्लिट नहीं होता, बट HCl को पानी में डालने पर वो स्प्लिट हो जाता है H+ और Cl- में। सो हेयर आयंस आर प्रेजेंट एंड हेंस करंट फ्लोज एंड द बल्ब ग्लोज, राइट। नाउ द सी पार्ट देखते हैं। Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? मैं तुम्हें अभी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो वाटर में डालने पर आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं। सो यहाँ पर अगर देखोगे तो H+ और Cl- बनेगा, लेकिन एक बात और ध्यान से देखो, H+ और Cl- जब ये H+ H2O के साथ मिल जाता है ना बेटा, तो H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, तो HCl को वाटर में ऐड करने पर क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, मीन्स H3O+ और Cl-। सो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द कंटेंट ऑफ बीकर बी इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब बीकर बी का मतलब एल्कोहल को हटा करके तुमने एक बेस डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एसिड और बेस दोनों ही आयोनाइज होते हैं। अगर मैं NaOH की बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो Na+ और OH- में डिसोसिएट होता है। तो इसका मतलब जो A है वो तो तुम्हारा ग्लो करेगा ही नहीं, उसमें तो ग्लूकोज है। बी वाले में बेस आ गया तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, और सी वाला पहले से ही ग्लो कर रहा है एसिड की वजह से। सो इसका मतलब क्या होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो जाएगा, इसका भी। बल्ब A डिड नॉट ग्लो, राइट। बल्ब B एंड C ग्लोज। अच्छा, इसके बाकी के दो पार्ट और देखते हैं। बल्ब B एंड C डू नॉट ग्लो, बल्ब A ग्लोज, ऑल द बल्ब्स ग्लो। नहीं, तो इसका कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट ठीक होगा। A ग्लो नहीं करेगा क्योंकि उसमें ग्लूकोज है, B और C ग्लो करेंगे क्योंकि B में अब बेस आ चुका है और C में एसिड पहले से है। नाउ दो द compounds such as glucose and alcohol have hydrogen atoms in their molecules, yet they are not categorized as acids। बच्चा ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा थ्योरी के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में H तो होता है, हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन फिर भी वो एसिड्स क्यों नहीं कहे जाते। तो देखो एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट हो जाएं और H+ आयन रिलीज कर दें, और ये जो हमारे होते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हैं। सो ये वाटर में H+ को रिलीज नहीं करते, इसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, जिसकी वजह से ये H+ को रिलीज नहीं करते और ये एसिड की कैटेगरी में नहीं रखे जाते। बच्चों मुझे लगता है कि ये जो मैंने तुम्हें आज क्वेश्चंस कराए ये सारे तुम्हें समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर मान लो तुम्हें कोई भी और टॉपिक समझना है, तुम्हें किसी तरह की वीडियो चाहिए, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो वही बना दूंगा। और जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रहा हूँ बेटा, वो होगी तुम्हारे केमिस्ट्री के पहले तीनों चैप्टर्स की सारी केमिकल इक्वेशंस, या ये कहो सारी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों चैप्टर की केमिकल इक्वेशंस कवर करूंगा, राइट। तो बच्चों इतना पोर्शन कंप्लीट करो और जल्दी मिलते हैं।